वेलकम यू ऑल अगेन इन दिस सेक्शन। हम लोग मणिपुर वायलेंस को डिस्कस कर रहे हैं। 3 पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, ये 4th पार्ट है जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्जाम में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि यूपीएससी इज़ नॉट दैट कि आप एक आइसोलेट होकर के कोई टॉपिक को पढ़ के आप अप्रोच रख के और उसको आंसर कर दो। यू विल हैव टू कनेक्ट ऑल दीज इशूज़। जैसे मैंने बताया कि कैसे जो है उनका डिमांड एक प्रिंसली स्टेट जब वो थे 1949 में, वहाँ पे उनके पास था और अब नहीं है, उससे उन्होंने जोड़ के ये डिमांड को रखा है। कैसे उन्होंने हिली एरियाज़ में वो परचेज नहीं कर सकते हैं, इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को रखा है। और कैसे इसको ग्रीवांसेस के तौर पे अदर ट्राइब भी उसके अगेंस्ट है, इस डिमांड के अगेंस्ट है। उसी तरीके से हिस्टोरिकल इवेंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल्स हैं इनके आज के इस क्लास और वायलेंस के जो बड़े लेवल पे अभी भी हमारे देश में पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। तो आइए आज हम समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स डिकोड दोज हिस्टोरिकल इवेंट टू अंडरस्टैंड दिस Manipur violence in a very detailed way, and try let me clear one things to you. Before in the first part we discussed about the inter-security questions paper. There we discussed about the questions in which the UPSC asked about that insurgency which is there in the northeast states is not only the one several dangerous part, right? There are other parts too which is very playing their role for the issues which are going in the northeast states. So in this question type of question you can write all most of these points which I am just mentioning here. Okay, so it's very important to be careful while you listen all these topics. It's very important for examination point of view. So let's start historical background, right? So when you talk about the historical background, then Manipur, which is right now is a state in the northeast state, has its has its origin in the ancient area. बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसका नाम है पोयाज। पोयाज इज अ मैन्यूस्क्रिप्ट इन द एंशिएंट area, ancient time, which is called as ancient text. That is a manuscript. What is manuscript? So now it's a very basic thing in ancient. Otherwise, we will discuss in the detail in the ancient part. So this manuscript consists all the information, whether it is medicine, whether it is astronomy, whether it is religion, whether it is history, politics, everything they consist the information. And what happened that before we go ahead, let's a little bit describe this analysis. When we will describe this historical part, right? Historical part. Then we will describe in 2 parts. First is the pre-independence, and next is the post-independence part. So pre-independence we will discuss where the issue happened, and then we will discuss the post. Okay, it's okay. Now let's come to this point. So, and there was a Methi community, Methi kingdom that time happening, which ruled on the मणिपुर. मणिपुर में एक मीठी किंगडम जो है वहाँ पे रूल करते थे. इनका जो टक्कर था, क्लासेस था, राइट, किससे था? इन अदर ट्राइबल जो आज भी है उसी समय से था, जिसमें कुकीज़ थे, नागाज थे, और वो सारे लोग हिल्स में रहते थे, राइट. तो उनका अपना एक कल्चर था, उनका अपना लैंग्वेज था. अब क्या होता था कि जो मीठी कम्युनिटी थे, ये मीठी कम्युनिटी जो थे, मीठी कम्युनिटी उनको सप्रेस करने की कोशिश करते थे. उनको कहते थे कि भाई आपकी जो कल्चर है, आपका जो लैंग्वेज है वो यहाँ नहीं चलेगा, आपको हमारा लैंग्वेज को अडॉप्ट करना होगा. तो इनको क्या किया जाता था? सप्रेस्ड किया जाता था मीठी कम्युनिटी के द्वारा, और वो चाहते थे कि उनका कल्चर, उनका रूल में उनके अकॉर्डिंग सारा चीज़ हो. वो अपना कल्चर को छोड़ के हमारे कल्चर को अडॉप्ट करें, ठीक है, एंड टू अडॉप्ट देयर कल्चर, राइट. तो ये क्लासेस वहाँ पे चलते थे, बट ये क्लासेस बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नहीं थे, ठीक है. और देयर वर कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि कभी कभी उनके बीच में अलायंसेस भी बनती थी. अलायंसेस क्या बनती थी? दैट कि सिंस दे वेयर ऑन हिली पार्ट अदर ट्राइब्स एंड दे वेयर ऑन द प्लेन पार्ट मीठी ट्राइब्स, एंड मीठी ट्राइब्स क्या थे? बहुत पावरफुल थे. सो दे हैड द अलायंसेस कि व्हाट यू डू, यू प्रोवाइड मी सम गुड्स ऑफ द फॉरेस्ट, वी विल प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन. किससे? तो प्लंडर से, फ्रॉम आउटसाइडर. सो दिस अलायंसेस वेर ऑलरेडी देयर. तो दिस पिक्चर वॉज नॉट ब्लैक एंड वाइट की एकदम उन लोगों में सिर्फ क्लासेस होते थे. बट ऑल दिस टुक ट्विस्ट इन 1925. उस समय बर्मा का इन्वेजन हुआ मणिपुर पे, ठीक है, और इसने किसी को नहीं छोड़ा. इसने मीठी जो किंगडम थी उसको तो इन्वेड किया ही किया, उसने हिल्स के भी जो लोग थे उनको भी बहुत परेशान किया, उनको भी एलिमिनेट किया, उनको भी सप्रेशन किया. और इस सप्रेशन में वही हुआ जो मीठी करते थे दूसरे ट्राइब्स के साथ, कि यू अडॉप्ट माई कल्चर, राइट, यू अडॉप्ट माई लैंग्वेज. उनका लैंग्वेज क्या था? बुद्धिज़्म था. गॉट इट. और ये जो साल था, इस साल को कहा गया था, ये साल जो था, इस साल को कहा गया था 7 ईयर ऑफ, ये 7 साल तक चला था, 7 ईयर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन.
ये बात समझ में आया, एक इशू समझ में आया, 12वीं रिजर्वेशन, ठीक है। अब प्यासे को तो पानी पिलाना पड़ेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एंग्लो बर्मीज़ वार हुआ, और इस एंग्लो बर्मी वार में 1826 में इंग्लिश डिफीटेड बर्मा, इंग्लिश ने डिफीट किया बर्मीज़ को। एंड आफ्टर दैट होल जियोपॉलिटिकल इशूज़, इकोनॉमिक इशूज़ वेयर चेंज्ड। तो एक जो सबसे बड़ा क्लाइमैक्स फिर से आया, दैट वाज आफ्टर व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया डिफीटेड बर्मा इन द वार इन 1826 एंड देयर वेयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चेंज in Manipur were witnessed. Got my point? So what they did? तो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको अपना पॉलिटिकल एजेंसी के तौर पे यूज़ किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उनकी पॉलिसी सबसे पहले जो थी इनकी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का 1835 में मणिपुर को एक पॉलिटिकल, जैसे आप फ्रीडम स्ट्रगल आप पढ़ोगे तो उनमें देखोगे कि प्रोटेक्टोरेट के तौर पे वो काम करते थे, कि मतलब वहाँ पे आप जैसे देखते थे सब्सिडरी अलायंस साइन करके उनको प्रोटेक्शन देना, उन अपना आर्मी को उनके एक्सपेंसेस पे वहाँ पे रखना, ठीक है। तो पॉलिटिकल एजेंसी के तौर पे बेसिकली मणिपुर को वो यूज करते थे, ठीक है। बट इन 1891 उनको फुल फ्लेज्ड प्रिंसली स्टेट बना दिया गया, 1890 इट हैपेंड। बट इसी बीच में उनका जो स्ट्रेटजी था, उनकी जो स्ट्रेटजी थी इनके खिलाफ, वो था डिवाइड एंड रूल का, क्योंकि 1891 के बाद 1905 में विल से कि दैट स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उस समय बंगाल पार्टीशन हुआ था। तो डिवाइड एंड रूल के जो गेम थे, डिवाइड एंड रूल को 1857 में भी कहीं हद तक ये चीज़ देखा गया था कि वो जो 1857 रिवोल्ट हुए थे, तो उसके बाद जो उन्होंने स्टेप्स लिया, उसमें जो एक रिलीजन, एक ग्रुप्स के जो सोल्जर्स थे उनको डिवाइड किया था, उनको मेजोरिटी में एक जगह कहीं नहीं रखते थे, उनके साथ उन्होंने वाइट जो सोल्जर्स थे उनको जो है रखते थे। तो दिस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दे अडॉप्टेड इन एवरी एस्पेक्ट, सो दे आल्सो अडॉप्टेड हियर इन द मणिपुर। व्हाट दे डू कि दे ब्रिंग अ लैंड सेटलमेंट पॉलिसी, see their clear ideas, and they are not just targeting one goal from here. This is a multi-layered, multi-approached strategy, जिसमें उन्होंने डिवाइड एंड रूल भी किया, जिसमें उन्होंने एक लैंड सेटलमेंट पॉलिसी लेके आया जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एडवांटेज हो। वहाँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हिल एरिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं, टिम्बर्स हैं, बहुत, जिसके लिए शिप्स वगैरह लड़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके किंगडम के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज के तौर पे वहाँ से यूज़ होता था। तो लैंड सेटलमेंट पॉलिसी डिवाइड एंड रूल का भी काम किया, और साथ में साथ उनके अपने जो नीड्स थे उनको भी फुलफिल किया। तो लैंड सेटलमेंट पॉलिसी में क्या था, आइए समझते हैं। उन्होंने 2 दरारें कर दी। एक जो वहाँ की कुकी जो अदर ट्राइब्स में जो थे और अदर ट्राइब्स थे, वो लोग ट्राइबल थे, और ये बेसिकली नोमैडिक थे। मतलब हर उनका लैंड होता था कि मतलब हर जगह है, तो हर जगह अपना घूम करके उनका अपना जो लिवलीहुड था होता था, यानी हंटर थे और गैदरर थे, राइट। इन्होंने क्या किया, राइट, इनके लिए, राइट, कि आपका हम लैंड को परमानेंट कर देंगे, मतलब अब इतने दूरी पे ही आपको फिक्स प्लेस है, वहीं पे रहना है। प्लेस क्या हो गया, फिक्स। तो अब क्या है कि ये नोमैडिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब इनका कल्चर पे सीधा इंट्रोजन था, इंटरफेरेंस था, इनकी जो अपनी बेसिक नेसेसिटी जहाँ से पूरी होती थी उस पर सीधा चोट था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे क्या हुआ, एक तो उनका कल्चर पे इन्होंने इंटरफेयर किया, राइट। उनको परमानेंट लैंड तो दिया, लेकिन उनको उनकी जो नोमैडिक एक्टिविटी थी उस पर कहीं ना कहीं चोट किया, और उनको फिर उनकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे वो अपने लिए एज ए लेबरर यूज़ करते थे। उनके जो लैंड थे जो बाकी बचे उनको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करते थे। क्लियर? इतना ही नहीं, उनको जो उन्होंने लैंड दिया वो बैरन लैंड था, ये नॉट फर्टाइल। वाई बिकॉज क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल खेल रहे थे, जिसमें मीती जो वहाँ पे डोमिनेंट कम्युनिटी थी, क्योंकि उससे उनको टैक्स का एक बहुत अच्छा ये मिल जाता था, उनको एक सपोर्ट पॉलिटिकल सिस्टम पे मिलता था। क्योंकि व्हेन यू विल गो इन द modern historical domain, to study all the just policies of British East India in detail, then you will find कि उनको political और economic advantage जिस भी state से, जिस भी group से, जिस भी prince से मिलता था, वो उन्हें support देने लगते थे। तो मीती कम्युनिटी से टैक्स मिला, पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, इकोनॉमिक सपोर्ट मिला, तो वो उनको प्रेफरेंस देने लगे। ये कनेक्शन यू नीड टू अंडरस्टैंड।
कि कैसे उन्होंने डिवाइड एंड रूल लेके आए, कैसे उन्होंने लैंड सेटलमेंट पॉलिसी लेके आए, कैसे उन्होंने डिवाइड करके उस कम्युनिटी को प्रेफरेंस दिया जो उन्हें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एडवांटेज वहाँ दे सकते थे। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लैंड उन्होंने दिया, इनको लैंड में जो लैंड उन्होंने दिया वो फर्टाइल दिया। तो इस तरह से उन्होंने मीठी कम्युनिटी को प्रेफरेंस दिया। और ये उस समय से फिर ये दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट आ गया आपस में। वो ये नहीं समझ रहे थे कि हमें कोई लड़ा रहा है, हमारा एडवांटेज कोई और ले रहा है, हम एक दूसरे का एडवांटेज नहीं ले रहे थे। और ये सिलसिला, ये कारवां 1947 तक चला। और इसकी द सीड्स विच वी आर सोन दैट टाइम, उसका फल हम आज भी देख रहे हैं मणिपुर में। जस्ट लाइक कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जो क्लैशेस थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में, जिसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पॉलिसी बहुत हद तक जिम्मेदार है, उसके बीच जो समय बोए गए थे उसके फल हम आज भी देख रहे हैं। So this is all thing which is happening when British East India came into the picture after the Anglo-Burmese war. I hope it's clear to all of you. So now the post independence में क्या हुआ? जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय मणिपुर, जैसा मैंने आपको बताया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग पहले वो एक पॉलिटिकल एजेंसी था 1826 में, राइट। 1835 में एक पॉलिटिकल एजेंसी के तौर पे मणिपुर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूज़ किया। उसके बाद 1891 में उसे फुल प्रिंसली स्टेट बना दिया, ठीक है। तो उस समय मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इन 1949 इट वाज अ प्रिंसली स्टेट, क्लियर। और जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया, उनके पास इस वजह से शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस था, ठीक है। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट हैपेंड, उनके पास 3 चॉइसेस है। कोई भी उस समय जो प्रिंसली राजा रजवाड़े के जो थे, उनके पास 3 ऑप्शन थे, चाहे तो वो पाकिस्तान में चले जाए, चाहे तो इंडिया में चले जाए, या फिर इंडिपेंडेंट रहे। तो वहाँ के राजा ने एक इलेक्शन कराया और इलेक्शन में तय हुआ कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तौर पे काम करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन मैन? कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा लेकिन तानाशाही होगा, मोनार्की होगी, एक किंग होगा, उसका अपना जो सक्सेसर होगा, एंड ऑल दिस विल रूल्स द स्टेट लाइक दिस। ओके, बट ध्यान से समझो कि अब नाउ व्हाट हैपनिंग फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट साइड। तो अगर हम इंडियन गवर्नमेंट साइड को ध्यान में रखें तो वी विल ऑब्जर्व कि फॉर इंडियन गवर्नमेंट मणिपुर एक स्ट्रेटजिक स्टेट था। मणिपुर वाज अ स्ट्रेटजिक स्टेट, राइट। इसके बॉर्डर जो थे म्यांमार के साथ थे, ये इसके बॉर्डर क्लोज थे चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ क्लोज। नोट, ये ध्यान रखना प्रीलिम्स के लिए, ये मत सोचना कि मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ। क्लोज विथ चाइना बांग्लादेश मीन्स इनके इन्फिल्ट्रेशन कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे थे मणिपुर को। तो इस वजह से मणिपुर क्या है, एक स्ट्रेटजिक स्टेट थे। उस समय कम्युनल वायलेंस भी हो रहे थे, जस्ट आई मेंशन्ड यू कि जब डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो था, किस तरीके से बहुत सारे कम्युनल राइट्स हुए थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, जो पाकिस्तान और इंडिया को लेकर के पार्टीशन हो रहा था, राइट। तो वो कम्युनल क्लासेस यहाँ मणिपुर में भी देखने को मिल रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मीठी कम्युनिटी 2 है, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, मुस्लिम को पंगल कहते हैं। तो कम्युनल क्लासेस वेयर बी देयर। इतनी क्लासेस तो बहुत सारे पहले से चल ही रहे हैं। अब इस वजह से क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट थॉट कि नो, दिस इज नॉट दैट कि एक स्टेट जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक है वो इंडिपेंडेंट रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पे रहे। तो इस वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया मणिपुर स्टेट को। दे प्रेशराइज्ड। कुछ कहानियां, रिसर्च ये कहती है कि वहाँ के राजा को तब तक कैद किया गया था जब तक वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किए। तो उन्होंने प्रेशराइज किया और फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन वेयर साइन, एक्सेशन वेयर साइन, ठीक है, दैट वेयर साइंड। एंड आफ्टर दैट मणिपुर वाज मेड एज अ मर्ज्ड स्टेट। अब ट्राई टू फिगर आउट द प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रहा है। एक तो एंशिएंट टाइम से है, एक देखो, दूसरा जब बर्मीज इन्वेंशन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, और तीसरा हमारा जब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंड थे वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। जस्ट टू हैव अ क्लियर पिक्चर व्हेन यू आर स्टडिंग दिस थिंग्स। अभी मर्ज स्टेट हुआ, नाउ व्हाट हैपेंड, जस्ट सी। अब खुद सोचो कि इंडिपेंडेंस से पहले आप एक इंडिपेंडेंस से पहले आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो, राइट। आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, आपको प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया गया हुआ था, राइट। आपके पास एसटी स्टेटस था। अचानक से इंडिपेंडेंस के बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो गया, आपको मर्ज्ड स्टेट बना दिया गया। आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप प्रिंसली स्टेट नहीं हो, आपके पास एसटी स्टेटस नहीं है, क्योंकि उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि आपको एसटी स्टेटस की जरूरत क्यों है, आप तो एक किंगडम हो, मेजोरिटी में हो, व्हाई यू नीड एसटी स्टेटस, यू हैव द एससी स्टेटस, यू हैव द ओबीसी स्टेटस। So these were the argument of the Indian government towards them, right? और उनको यूटी बना दिया गया, मर्ज स्टेट बना के यूटी बना दिया, उनको ब्यूरोक्रेसी रन करेगी। अब खुद सोचो, जो लोग अपना एक राजा लेके अपने एक छोटे से स्टेट में खुश रख रहे थे परिवार थे, अब उनको कोई और रन कर रहा है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, ब्यूरोक्रेसी रन कर रही है।
एज ए यूनियन टेरिटरी। उनको अपना एक सोवरेनिटी नहीं दिया गया फेडरलिज्म में, जैसे एक स्टेट को मिलता है, एक सीएम मिलता है अपने कम्युनिटीज़। तो ऑब्वियस सी बात है क्लासेस तो होंगी। अब दिस वाज द रीज़न कि उस समय नागा मूवमेंट वर इन द पिक्चर दैट केम इन 1950, जिसमें एक ग्रुप था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल फॉर नागालैंड, इसक में हुआ। उन्होंने डिमांड किया इंडिपेंडेंस का, उन्होंने डिमांड किया इंडिपेंडेंस का कि भाई हम तो अलग स्टेट बनेंगे, हम ऐसे नहीं रहेंगे, इस व्यवस्था में, इस प्रोविज़न में हम नहीं रहेंगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किए जो अदर वहाँ पे कम्युनिटी थे, जैसे कुकीज़ थे, मीतीज़ थे, इनको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। जब हम आपस में लड़ते हैं तो तीसरा आता है, ठीक है, तो तीसरे के आने से थोड़ा सा हम इन्फ्लुएंस होते हैं, तो लगता है वो सही कह रहा है, तो थोड़ा एकजुट हो जाते हैं। लेकिन लड़ाई तो रहती है ना बिहाइंड द स्क्रीन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दो भाई अगर अपने घर में लड़ रहा है लेकिन बाहर वाले से झगड़ा हो गया, तो जब बाहर वाले से झगड़ा हो गया तो थोड़ा देर के लिए ये दोनों जो है एक साथ होते हैं, नहीं भाई सही बात है, बार बार आ रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन अपनी क्लासेस तो है ना बिहाइंड द पिक्चर, दैट वेयर हैपनिंग हियर, बिकॉज इनके जो एस्पिरेशन थे वो बिल्कुल अलग अलग थे। तो एक क्लासेस इनका खुद का भी था, मीती का आपस में कुकीज़ के साथ, कुकीज़ का आपस में नागा के साथ, नागा का आपस में मीती के साथ। बट सिंस की बाहर के केस, बाहर इन सेंस की जो इंडियन गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज थी, इसके अगेंस्ट उन्होंने एक एकजुट होने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं ये इसको इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, कुकीज़ एंड मीतीज़ को। तो एक तरह से इंट्रा और इंटर कन्फ्लिक्ट वेयर सीन, एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट, दो ये जो ट्राइब्स थे, ये ट्राइब्स दो फ्रंट पे लड़ रहे थे। एक तो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट लड़ रहे थे, अपना इंडिपेंडेंट स्टेट मांग रहे थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है मैं देता हूँ, बताओ क्या चाहिए तेरे को। लेकिन इनके अपने इंट्रा कन्फ्लिक्ट थे, ठीक है, अपने इथनिक क्लासेस थे। अब ये इथनिक क्लासेस क्यों थे ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो इथनिक क्लासेस थे, कन्फ्लिक्ट थे, ये क्यों थे, अब समझने का कोशिश करते हैं। क्योंकि एस्पिरेशंस अलग अलग थे, इनके पास कॉमन एस्पिरेशन नहीं थे। कैसे? तो अगर हम नागा का बात करें तो नागा चाहता था कि हम एक नागालैंड बनाएं, इंडिपेंडेंट नागालैंड बनाए, एक कंट्री बनाए, ठीक है। ये कंट्री में जितने भी नागा के ग्रुप्स हैं, चाहे वो आसाम में हो, मणिपुर में हो, राइट, ये सब एक साथ होकर के एक नागालैंड कंट्री का निर्माण करें, इंडिपेंडेंट कंट्री का। ये नागा का डिमांड था। कुकीज़ चाहता था कि नहीं, ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, म्यांमार में, बांग्लादेश में, इंडिया में जो भी कुकीज़ हैं वो कुकीज़ मिल करके कुकी लैंड बनाए, राइट। लेकिन मीती चाहता था कि ना हम नागालैंड की डिमांड है, ना मेरी कुकीज़ की डिमांड की तरह डिमांड है। मेरी डिमांड सिंपल सा है, जितने भी मीती कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें नागा लोग नहीं रखे रहे, उसमें कुकीज़ लोग वहाँ पे नहीं रहे। मतलब जो मीती कम्युनिटी का जहाँ पे मणिपुर में जो जगह है, मणिपुर में वहाँ सिर्फ मीती कम्युनिटी रहे। अगर किसी को रहना भी है तो मीती के कल्चर को एडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी वहाँ से नागा को हटाना चाह रहे हैं और कुकीज़ को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि उनका एंशिएंट टाइम से रहा है। अब तीनों के एस्पिरेशन अलग अलग हैं, तो इथनिक क्लासेस क्या हुआ, बढ़ता गया। गवर्नमेंट चाह के भी कोई एक स्टैंड नहीं ले पा रही है, इस वजह से उनको भुगतना पड़ा सब चीज़, और वो अभी भी आज तक भी हमें देखने को मिलता है। सो आप देख रहे हो कि इस तरीके से क्या हुआ कि अब इसके अगेंस्ट बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स वहाँ पे आ गए अपने अपने डिमांड्स को लेकर के, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे क्लासेस, इथनिक एंड कॉमनल क्लासेस हमें देखने को मिले। फॉर एग्जांपल हमने बताया जैसे कि नागा का एस्पिरेशन अलग है, कुकीज़ का एस्पिरेशन अलग है, मीती का एस्पिरेशन, मीती में भी हिंदू है और मुस्लिम है, राइट। तो सोचो कि कॉमनल क्लासेस भी हैं और इथनिक क्लासेस भी। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गया। तो मीती डर रहा था कि नागालिज्म के डिमांड से उनका इंट्रूजन होगा, उनका इंक्रोचमेंट होगा, उनका एक्विजिशन होगा उनके लैंड में। कुकी लैंड के डिमांड से मीती को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सबके अपने अपने डिमांड थे, इससे जलता था, इससे जलता था, इन वी ऑफ देयर डिमांड्स, एस्पिरेशन। तो उनको लगता था कि ऐसा सही नहीं होगा, तो इसलिए वो क्लासेस और बढ़ते चले गए और इन डेप्थ जो है इंट्रूड होते गए, राइट। तो इसलिए कुकी नागालैंड के डिमांड से खुश नहीं था, तो ये इससे खुश नहीं थे, यहाँ पे क्लासेस चलते थे। ये इससे खुश नहीं थे, यहाँ पे क्लासेस चलते थे। ये इससे खुश नहीं थे, लाइक दिस वेयर हैपनिंग। क्लियर? अब है कि ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट थे, इसके क्या जो है इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो वी विल डिस्कस डिटेल इन दिस सेक्शन कि क्या इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं और इस पे गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए। तो वेरी शॉर्ट वीडियो विल बी देयर इन द नेक्स्ट पार्ट एंड वी विल जस्ट समराइज ऑल दिस थिंग्स देयर। सो थैंक यू सो मच।